देश में गेहूं और चावल सिर्फ खाने की चीज नहीं है। ये महंगाई तय करते हैं, किसानों की आमदनी तय करते हैं, व्यापारियों का कारोबार भी तय करते हैं और करोड़ों परिवारों की रसोई का बजट भी। इसीलिए जब सरकार सरकारी गोदामों में रखा अनाज बाजार में बेचने का फैसला करती है तो ये सिर्फ अनाज बेचने की खबर नहीं होती, बल्कि पूरे बाजार को एक संकेत होता है कि केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए ओपन मार्केट सेल्स स्कीम यानी ओएमएसएस की नई नीति जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि इससे बाजार में सप्लाई बनेगी और कीमतों पर कंट्रोल होगा और जरूरत पड़ने पर राज्यों को भी राहत मिलेगी। लेकिन हर सरकारी फैसले की तरह यहां भी कई सवाल हैं। क्या इससे गेहूं और चावल सस्ते हो जाएंगे या सिर्फ बाजार को संदेश देने के लिए कोशिश की जा रही है? क्या किसानों को इसका फायदा मिलेगा या व्यापारी दबाव में आएंगे? क्या राइस मिलर्स और फ्लोर मिलर्स के लिए ये राहत वाली खबर है या फिर कोई नई चुनौती? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अगर सरकारी गोदामों में अनाज इतना ज्यादा है कि उसे खुले बाजार में बेचना पड़ा तो इसका मतलब क्या? आज इसी पूरी नीति को आसान भाषा में समझेंगे आंकड़ों के साथ और ये भी जानेंगे कि आने वाले महीनों में इसका असर मंडी तक कैसे पहुंचेगा। सरकार ने 2 जुलाई को ओएमएसएस यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम 2026-27 की नई नीति जारी की है और ये नीति 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है और 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का मकसद सीधा है, जब सरकारी गोदामों में बफर स्टॉक से ज्यादा अनाज जमा हो जाए या बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ने लगे, तब सरकार अपने अतिरिक्त स्टॉक को खुले बाजार में बेचती है। सरकार खुद बाजार में खिलाड़ी बनकर उतरती है, यानी सरकार चाहती है कि अगर बाजार में सप्लाई कम है तो मैं अपने गोदाम खोल दूंगा। अगर कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ रही हैं तो अतिरिक्त अनाज बेचकर बाजार को संतुलित कर लिया जाए और यही ओएमएसएस का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब सबसे पहले बात करते हैं चावल की। सरकार ने अलग अलग फसल सालों के हिसाब से ई ऑक्शन के लिए रिजर्व प्राइस तय कर दिए हैं। केएमएस 2025-26 के चावल की कीमत 31 अक्टूबर तक 2890 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है और 1 नवंबर से यही कीमत बढ़कर 2970 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी, यानी कि लगभग 3% की बढ़ोतरी। सरकार का कहना है कि नवंबर के बाद एमएसपी में होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर ये संशोधन किया गया है। इसी तरह केएमएस 2024-25 के लिए कीमत 2800 से बढ़कर 2880 रुपए होगी 2023-24 और उससे पुराने स्टॉक के लिए कीमत 2660 से बढ़कर 2740 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। इसका मतलब साफ है कि सरकार पुराने स्टॉक को भी बाजार में निकालना चाहती है, लेकिन उसे बहुत सस्ते दाम पर बेचने के मूड में भी नहीं है। अब सिर्फ निजी खरीदार ही नहीं, सरकार ने अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग कीमतें भी तय की हैं। राज्य सरकार को चावल 2320 रुपए प्रति क्विंटल पर दिया जाएगा, जो नवंबर से बढ़कर 2390 रुपए हो जाएगा। भारत ब्रांड के लिए कीमत 2480 रुपए से बढ़कर 2550 रुपए होगी और एथेनॉल डिस्टिलरी के लिए भी 2320 से 2390 रुपए प्रति क्विंटल तय किए गए हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए प्राथमिकता पुराने और टूटे चावल को दी जाएगी। इसका मतलब है कि बेहतर क्वालिटी वाले चावल को सीधे एथेनॉल में नहीं भेजा जाएगा, पहले पुराने स्टॉक का उपयोग होगा। इससे सरकारी गोदामों का दबाव कम होगा और खाद्यान्न की बर्बादी भी घटेगी। अब बात गेहूं की। सरकार ने सभी फसल वर्षों के लिए एक समान रिजर्व प्राइस तय किया है। एफएक्यू गेहूं यानी अच्छी क्वालिटी वाला गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि यूआरएस गेहूं 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा खरीदारों को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग से देना होगा, यानी वास्तविक लागत इससे कहीं ज्यादा बैठेगी। लेकिन सरकार का तो उद्देश्य साफ है कि बाजार में जरूरत पड़ने पर पर्याप्त गेहूं उपलब्ध रहे। अब आप एक और दिलचस्प पहलू पर नजर डालिए। सरकार सिर्फ गेहूं और चावल तक सीमित नहीं रहेगी, इस बार मोटे अनाजों पर भी खास जोर है। बाजरा 2900 रुपए, रागी 5205 रुपए, तो जवार 4023 रुपए और मक्का 2410 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। यानी सरकार अब श्री अन्न यानी मिलेट्स को सिर्फ प्रचार का विषय नहीं बल्कि बाजार व्यवस्था का हिस्सा भी बना रही है। ये पोषण सुरक्षा के साथ साथ उत्पादन विविधीकरण की दिशा में भी एक संकेत माना जा सकता है। सवाल यह है कि सरकार आखिर ऐसा करती क्यों है? जब बाजार में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं या सरकारी गोदामों में अनाज इतना जमा हो जाए कि उसे रखना मुश्किल होने लगे, तब ओएमएसएस लागू किया जाता है। इससे 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला,
बाजार में सप्लाई बढ़ती है, दूसरा कीमतों पर कंट्रोल रखने में मदद मिलती है और तीसरा सरकारी गोदामों में नई फसल रखने के लिए जगह बन जाती है। यानी कि ये सिर्फ अब बिक्री नहीं बल्कि स्टॉक मैनेजमेंट और महंगाई कंट्रोल दोनों का उपकरण है। लेकिन अब इस सबसे जरूरी सवाल यह है कि इसका असर किस पर होगा। अगर सरकार बड़ी मात्रा में अनाज बाजार में उतारेगी तो खुले बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी, इससे कीमतों पर दबाव आएगा, उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बाजार भाव नीचे आए तो निजी व्यापारियों की खरीद रणनीति बदल सकती है। राइस मिलर्स और फ्लोर मिलर्स के लिए सरकारी स्टॉक एक विकल्प बन सकता है, जबकि किसानों के लिए ये स्थिति थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर नई फसल आने के समय बाजार पहले से सरकारी अनाज से भरा होगा तो खुले बाजार की कीमतों पर दबाव आएगा। हालांकि सरकार रिजर्व प्राइस एमएसपी के संतुलन को ध्यान में रखकर तय करती है ताकि किसानों के हितों पर सीधा असर ना पड़े। अब आगे क्या देखने वाली बात होगी, देखिए, जब सिर्फ नीति बन जाने से बाजार नहीं बदलते हैं, असल फर्क इस बात से पड़ेगा कि सरकार कितनी मात्रा में अनाज बेचेगी, किस समय बेचेगी और किन राज्यों में सप्लाई बढ़ाएगी। अगर बिक्री समय पर और पर्याप्त मात्रा में हुई तो महंगाई पर कंट्रोल आसान हो सकता है, लेकिन अगर मांग तेजी से बढ़ी या बिक्री सीमित रही तो कीमतों में फिर से तेजी लौट सकती है। इसीलिए ओएमएसएस 2026-27 को सिर्फ एक सरकारी आदेश समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये आने वाले पूरे साल में खाद्यान्न बाजार की दिशा तय करने वाली नीति है। सरकारी गोदामों का स्टॉक, मंडी के भाव, किसानों की रणनीति, व्यापारियों की खरीद और राइस मिलर्स का कारोबार और आम आदमी की रसोई, इन सभी पर इसका असर दिखाई देगा। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार सिर्फ कीमतें तय करेगी या समय पर बाजार में अनाज उतारकर अपने दावों को भी साबित करती है, क्योंकि खाद्यान्न का बाजार सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलता बल्कि सही समय पर लिए गए फैसलों से भी चलता है। तो अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।